हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 के जो एग्जाम डेट्स हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। 28 जनवरी 2022 को आपका पेपर होने वाला है, यानी कि अभी से तकरीबन 3-3.5 महीने का वक्त है। लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स के बारे में बात की थी कि मैथ्स के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है अगर आपका मैथ्स वीक है या आपके लिए कंसर्न है मैथ्स, तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश ही आती है। 2 और सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को देने होते हैं। इन जनरल मैथ्स और इंग्लिश का ही पेपर होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो दोस्तों इंग्लिश के बारे में मैं आपको पहले बताऊं कि इंग्लिश क्या है कि एक लैंग्वेज है, सीजीएल के पर्सपेक्टिव से एक लैंग्वेज है। क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं लेकिन इंग्लिश को सीखने में, समझने में, फ्लुएंसी हासिल करने में, अच्छे मार्क्स लाने में काफी वक्त लगता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कंपेयर करें मैथ्स और इंग्लिश को, तो मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में अगर आप 2 महीने मेहनत करेंगे, आपका मैथ्स काफी वीक है, 2 महीने मेहनत करके आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये चीज नहीं होती है। इंग्लिश में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि एक बार अपने आपका स्कोर काफी अच्छा है, प्रैक्टिस आपने छोड़ दी तो फिर आपका मार्क्स घट जाता है। लेकिन इंग्लिश में अगर एक बार आपने लेवल अचीव कर लिया तो फिर आपका मार्क्स घटता नहीं है ज्यादा, आपका एक लेवल आपका मेंटेन हो जाता है। मतलब ये फायदा होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो इंग्लिश आसान ही आती है। और पहला सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप ये मत सोचिए कि मुझे 190 प्लस स्कोर करना है, 200 स्कोर करना है, 180, 90 जो भी स्कोर, ये आप पहले टारगेट मत बनाइए। अगर आप उस लायक होंगे तो खुद स्कोर कर लेंगे। अगर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले आपने अपना वो स्टैंडर्ड बना लिया होगा तो इंग्लिश में आप स्कोर कर लोगे। मैथ्स में हालांकि ये चीज नहीं होती है। मैथ्स में मान लीजिए कुछ आपका प्रेशर मैनेजमेंट गलत हो गया या कुछ एक्यूरेसी में मिस हो गया तो आपके मार्क्स काफी घट जाते हैं। इंग्लिश में ऐसी बात नहीं होती है। आप अगर वर्थ हैं तो आप स्कोर करोगे, इसलिए आप ज्यादा पहले टारगेट के पीछे मत भागिए, मुझे इतना स्कोर करना है या उतना स्कोर करना है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो सबसे पहले आपका जो कंसर्न होना चाहिए वो आपके अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए। आप लोग टीयर 1 का पेपर क्लियर करके आए हैं तो इतना मैं समझता हूं कि आपका जो बेसिक इंग्लिश है वो ठीक है। इंग्लिश आप ठीक ठाक समझ लेते हैं। ठीक है, अगर उसमें आपने अच्छे 40 स्कोर किया, 35-40 भी स्कोर किया है तो मतलब आपका इंग्लिश काफी ठीक है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे अगर नीचे है तो फिर आपको स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत होगी, जिसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए। लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसका उल्टा काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग को वो छोड़ देते हैं और वो ग्रामेटिकल रूल्स रटने के पीछे भागने लगते हैं। बहुत ग्रामर की बुक्स पढ़ते हैं, एक एक फॉर्मूला वो रट भी लेते हैं, स्टिल वो देखते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं अभी भी वैसे का वैसा ही हूं, थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट हो पाया है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। अगर वो आपने एक बार कर लिया तो फिर बाकी सेक्शंस पे काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कंसर्न आपका उस पर रखिए। ऐसा नहीं कि वोकैब या ग्रामर के पीछे भागने के चक्कर में रह जाइए और रीडिंग पे आप, अंडरस्टैंडिंग पे आप फोकस ही मत कीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं सोर्सेज की। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आप एक सिंपल सा सोर्स यूज कर सकते हैं, वो है एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, कोई भी 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो उसकी बुक आप उठा लीजिए। सेम बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन वहां पे ट्रांसलेशन किया हुआ होता है। तो अगर आप मान लीजिए आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी बुक्स का वो ट्रांसलेशन का हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, आपका नॉलेज भी थोड़ा गेन होता है उससे। और कहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग क्लियर नहीं है, तो वहां आप उस हिंदी बुक से रेफर कर लीजिए। हालांकि कई मैगजीन्स भी आते हैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, उसका भी मदद लेके आप कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज होती है काफी आसान होती है थोड़ी। और अगर एनसीईआरटी लैंग्वेज पे अगर आपकी पकड़ है तो वैसा ही आता है सीजीएल में भी, कोई बहुत ज्यादा टफ पैसेज वगैरह नहीं आता है। तो अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है पेपर में। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी की मदद से आप अपना अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करिए। अगर आपने एक बार वो कर लिया उसके बाद आप पैसेज वगैरह सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप खुद देखोगे कि आप बहुत अच्छा उसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई है और आप अच्छा खासा उसमें स्कोर भी कर रहे हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के बारे में हो गई। दूसरा है ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बात करूं तो नीतू मैम की बुक आप ले सकते हैं। नीतू मैम की बुक सबसे स्टैंडर्ड बुक है इंग्लिश के मामले में, बिल्कुल एसएससी एग्जाम्स को फोकस करके बनाई गई है। ठीक है, एक एसपी बख्शी भी काफी लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं, खासतौर से जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है, क्योंकि एसपी बख्शी में काफी सारे और एग्जाम्स भी इंक्लूडेड हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी वो बुक है। लेकिन नीतू मैम की जो बुक है वो पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम्स पे ही फोकस्ड है। तो अगर मान लीजिए एक लेवल आप ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर एसपी बख्शी आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप
का आपको एश्योरिटी नहीं है कि आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है और बहुत अच्छा आपका इंग्लिश नहीं है ऐसा आपको फील होता है, तो नीतू मैम आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। उससे अगर वो आप कवर कर लेते हैं पूरा, तो ग्रामर के लिए आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। 90% ग्रामर आपका बिल्कुल खत्म होगा उससे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स में, तो प्रीवियस ईयर के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं और या फिर आप एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, दोनों इक्वल है, लेकिन मैं ज्यादा किरण को रिकमेंड करता हूं। रीजन कि उसमें सारे सेक्शंस कवर हैं, सारे सेक्शंस टाइप वाइज डिवाइडेड हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि किरण में जो एरर है सॉल्यूशन में एरर वो थोड़े से दिखते हैं इन कंपैरिजन टू एमबी, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मैं ज्यादा कहूंगा कि आप किरण उठा लें, उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपको मन है तो एमबी भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। तो एक एक करके अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब सेक्शन की। देखिए वोकैब सेक्शन में आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ जाता है, इडियम फ्रेज आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, ठीक है। इन सब के लिए रामबाण जो इलाज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतनी मोटी आपकी रही किरण की बुक, उसमें जितने भी इन चारों सेक्शन से आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, बस आंख बंद करके आपको कंप्लीट करना है। 90 या 95% क्वेश्चंस इन्हीं से रिपीटेड आएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो नया दिख जाए, वो भी मतलब रेयरेस्ट चांस है, इसी में से घूम फिर के आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसको जितना ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में जाने से पहले 3 बार आपने इसको खत्म किया हो। 3 बार अगर आपने नहीं खत्म किया है तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, मिस करोगे ही करोगे, ठीक है। रिवीजन इज द की, क्योंकि क्या है इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही छोटा है, सिंपल है और इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बच्चा बाजी मारता है जो कि उसको बहुत ज्यादा बार रिवाइज करके उसको बिल्कुल उसने मगअप कर लिया है, ठीक है। अगर आपने 1-2 बार पढ़ के आप सोचोगे कि मेरा तो समझ में आ ही रहा है, सब कुछ याद हो ही जाएगा, ऑप्शन देख के मार दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी ना कुछ गलती आप कर ही दोगे वहां पे। इसलिए रिवीजन को मैक्सिमाइज कीजिए। सिंपल सा सिलेबस है, आप बहुत बार आराम से कर भी लेंगे। एक दिन में पूरा 1 से 2 दिन में आप पूरा वोकैब कर सकते हैं रिवाइज में, ठीक है। अगर आपने एक बार पहले कंप्लीट कर लिया है तो बहुत दिक्कत नहीं होती रिवीजन में। तो रिवीजन इज द पैरामाउंट। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वोकैब खत्म कर लिया, आपको लग रहा है कि मेरा 95% कंप्लीट है, बहुत हद तक रिवीजन आपको करते रहना है, लास्ट तक करते रहना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक बार फिनिश कर लिया, दूसरा बार भी आप तकरीबन फिनिश करने के मोड पे हैं, तब आपको क्या करना है कि 90 आपको मार्केट जाना है और कोई भी एक वोकैब की बुक आपको ले आनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये टीयर 2 है, अगर टीयर 1 होता तो ये बात मैं आपको नहीं बताता, लेकिन टीयर 2 है, इसमें आपको एफर्ट थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको बाकी से अच्छा स्कोर करना है तो। हर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता है, हर कोई रिवाइज करता है, ठीक है। तो अगर उससे आगे बढ़ना है आपको तो कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, तो वही आपका अलग एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। प्रीवियस ईयर तो आपको करते ही रहना है, साथ साथ कोई भी एक बुक ले आइए, रेहंत की बुक ले आइए या फिर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स की बुक ले आइए, दिशा की बुक ले आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बुक बस आपको रखना है एज अ रेफरेंस और उससे आपको वोकैब करना है, वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट में जाएगा, ताकि आप वोकैब को बेहतर करने के लिए क्या अलग से एफर्ट कर रहे हैं और उसका फ्रूट आपको दिख सकता है एग्जाम में, तो आपका मार्क्स बेहतर हो जाएगा वहां पे। बात करते हैं फ्रेजेस की, तो फ्रेजेस दोस्तों इडियम्स याद करना सबसे आसान है। हम लोग कई बार इडियम फ्रेजेस एक साथ बोल देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इडियम जो है ना, मेरे ख्याल से याद करना सबसे आसान है। अगर पूरे एसएससी के सिलेबस में देखें तो सबसे ज्यादा आसान इडियम है याद करने में। वहीं फ्रेजेस पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप याद करते हैं, भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूलते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एसएससी के क्वेश्चन जैसे आते हैं तो फ्रेजेस उसमें बहुत कम आते हैं, बिल्कुल मिनिमम आते हैं, और जो कॉमन फ्रेजेस हैं अक्सर वही दिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना नहीं करना है, लाइक आपने मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर आपका आता रहता है और आपको बस इंग्लिश में एवरेज से ऊपर जाना है, तो फ्रेजेस को लेकर आपको ज्यादा कंसर्न नहीं दिखना है, ठीक है। नहीं, उसमें आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। आपका मैथ्स में स्कोर कम है तो फिर आप फ्रेज में अपना एफर्ट बढ़ा सकते हैं। चलो फ्रेज भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अगर मैथ्स मेरा वीक है तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज जरूरी है मेरा स्कोर करना, तो उस व्यू से आप फ्रेजेस पे एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेजेस ऑल इन ऑल फ्रेजेस पे बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, ज्यादा क्वेश्चन उससे ओरिएंटेड नहीं आते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के पेपर में। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने जो सोर्सेज बताया वो तो है ही, बाकी आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे आपको सेशन देने वाले और रिसोर्सेज भी होंगे आपके पास, तो सब कुछ पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन रिवीजन इज द की। वो कुछ भी ऐसा मत पढ़िए जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ऐसा मत कीजिएगा। हर एक चीज जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल मैं रिवाइज कर लूंगा एग्जाम से पहले, वही चीज पढ़िए। रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो इंग्लिश में, खासतौर से वोकैब सेक्शन में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं यही कह रहा हूँ।
तो इसीलिए वही चीज़ पढ़िए जिसके लिए आप आश्वस्त हो कि एग्जाम से पहले आप एक बार या 2 बार कम से कम रिवाइज आप कर लोगे उन चीज़ों को। इसके अलावा जो क्विजेज वगैरह आते हैं उसको आप बार बार देते रहिए, अलग अलग वेबसाइट, टेक्स्ट बुक पे, ग्रेडअप पे और भी तमाम तरह के ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं क्विजेज वगैरह सॉल्व करने की। तो उससे आपको पता चलता रहता है कि आपका स्तर कहाँ है, ठीक है। तो आपको वो आपका आईना होता है कि ये आपको दिखाता है कि आपको और कितना मेहनत करना है, भी आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो वो रेगुलरली देते रहिए, उससे रिवीजन भी होता है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के बारे में आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीतू मैम की बुक आप रेफर कर सकते हैं ग्रामर के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप टियर 2 देने वाले हो, इसलिए ग्रामर के लिए बुक कर पढ़ना, मतलब आपने काफी हद तक पढ़ा होगा उस बुक को, कोई ना कोई बुक। तो लेकिन टियर 2 के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि टियर 2 में आप जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके पास किरण में क्वेश्चन दिए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उस पर आप फोकस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है उसका सॉल्यूशन देखें, वहां थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो आप क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए आपने 100, 150, 200 क्वेश्चन किए ग्रामर में सब कुछ आ जाता है, स्पॉट एरर भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस मान लीजिए आपने सबके 150, 200, 300 किए क्वेश्चंस, फिर आपको रियलाइज हुआ कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे दिक्कत हो रही है, प्रीपोजिशंस का मैं सही से इस्तेमाल नहीं समझ पा रहा हूं, तो चलो लगता है रिवाइज करने की जरूरत है, पढ़ें। तब आप बुक का रेफरेंस तब लीजिए, तब आप प्रीपोजिशन जाके नीतू मैम की बुक से पढ़ लीजिए। ये तरीका अपनाइए, थोड़ा सा ना स्मार्ट बिहेव करना है, ठीक है, क्योंकि आप टियर 2 देने वाले हो। वही बात है कि उससे अलग करना है, अलग भी करना है और रिलेवेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट आपको कर देना है। तो उसमें ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, अगर आप रिवर्स गियर लगाते हो तो। इसके अलावा हाल ही में जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं, CGL के हों या CHSL के हों, खास तौर से SSC CPO टियर 2 के, SSC CPO टियर 2 में जो पेपर आता है इंग्लिश का, टियर 2 में सिर्फ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पे, उससे बेहतर इंग्लिश और किसी SSC एग्जाम्स में नहीं आती, इवन CGL। तो वो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। खासतौर से ग्रामर के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं उसमें, तो वो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ग्रामर में इतना ही अप्रोच आपको रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और बुक को बीच बीच में रेफर करते रहो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। टियर 1 आप करके आए हो क्लियर, तो टियर 2 के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत है नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैसेज आ जाता है, क्लोज टेस्ट आ जाता है और पैराजम्बल आ जाता है। हालांकि क्लोज टेस्ट में ग्रामर भी थोड़ा बहुत मिक्स होता है, लेकिन ये तीनों प्राइमरीली जो है वो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने तो पहले बताया कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में है तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखिए ग्रामर और वोकैब जो सेक्शन है ना, इस दोनों में मैक्सिमम लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं अगर वो मेहनत करते हैं तो। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ना हर कोई मेहनत नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और यही वो सेक्शन है जो कि आपको आगे लेके जाएगा, बाकी लोगों से अलग बनाएगा सबसे ज्यादा। तो जो स्मार्ट बंदे हैं, जो मतलब जानते हैं कि क्या, जो थोड़ा स्मार्ट पढ़ना जानते हैं और जानते हैं कि उनका वीक एस्पेक्ट क्या है, एसएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो इस कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बताया कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपका आधा से ज्यादा काम तो पहले ही सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अपार्ट मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश समझने में उनको काफी दिक्कत थी, स्टिल उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में काफी अच्छा स्कोर किया। वो क्या करते थे कि मान लीजिए पैसेज जो पढ़ रहे हैं, तो पैसेज में वो पैसेज को पहले नहीं पढ़ते थे, पहले वो क्वेश्चंस को पढ़ लेते थे कि क्वेश्चन किस बारे में, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ के तब वो पैसेज को पढ़ना शुरू करते थे और तब वो टिक मार्क करते थे कि हाँ चलो भाई, मान लीजिए पढ़े 5वीं लाइन में आंसर मिल गया, चलिए टिक करके निकल गया आगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका एक फायदा, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर पूरा पैसेज आपने पढ़ा, 20 लाइन का पैसेज है, 20 लाइन तक आपने पूरा पढ़ा, जो क्वेश्चन है वो तीसरी लाइन का जो डाटा है उस पर बेस्ड था, आप मान लीजिए भूल गए, दिमाग से निकल गया, तो फिर आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा वहां पे, और एक्यूरेट हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आप ये अप्रोच अगर आप अपनाते हैं कि पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, तो आपका टारगेट फिक्स हो जाता है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है और अब मुझे इसी के हिसाब से मुझे अपना डेटा ढूंढना है। तो आपके मन में टारगेट फिक्स हो जाता है, तो आपका टाइम बच जाता है और आप ज्यादा एक्यूरेट भी आंसर टिक कर सकते हो। पैरा जंबल्ड और क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक होती है वो बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि पैरा जंबल्ड में क्या होता है ना, उसमें खासियत क्या है कि उसका आंसर आपको सामने दिख रहा होता है, ठीक
ठीक है। तो अगर आप पैराजम्बल में वीक हैं तो यही है ना, तो भले ही उसका इंग्लिश अच्छा नहीं हो, यही एक स्मार्ट विद्यार्थी को अलग बनाता है कि भले उसका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो नंबर अच्छा स्कोर कर लेता है। क्या हुआ कि पैसे, मान लीजिए पैराजम्बल है, उसे नहीं पता है पैराजम्बल कैसे अरेंज होगा, वो क्या करता है चारों ऑप्शन को देख लेता है, चारों में सेंटेंस को अरेंज करके देख लेता है, जो बेस्ट लगता है उसको टिक करके निकल जाता है। तो क्वेश्चन के पश्च में पढ़ा ही नहीं, वो ऑप्शन के थ्रू वो, और क्लोज टेस्ट में भी यही काम करता है वो। तो इसलिए पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट में ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर आप ये आप कर लेते हैं, फिर आपका थोड़ा वीक भी अगर सेक्शन है तो भी आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। अब दोस्तों बात करें मॉक टेस्ट वगैरह की, तो मॉक टेस्ट में आपको रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका कंसर्न है, मैथ्स आपका बहुत अच्छा है, इंग्लिश आपका वीक है, तो हफ्ते में 2 से 3 मॉक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ रिवाइज करें, पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होता है। ज़्यादातर जो मॉक आपको देना है वो प्रीवियस ईयर सेट्स का देना है, नए नए सेट्स का नहीं देना है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक ग्रेडर पे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, एसएससी के स्टैंडर्ड से थोड़े ज़्यादा, खासतौर से कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सेट्स कंप्लीट कर लें जो बिल्कुल एसएससी से रिलेवेंट है, करंट पैटर्न से। उसके बाद अगर आपको नए नए मॉक्स भी देने हैं तो दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश सेम है, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा मतलब दोनों का स्तर सेम है, ना कोई बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा है, तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप मैथ्स में ज्यादा एफर्ट दीजिए, ठीक है। मैथ्स में ज्यादा एफर्ट दीजिएगा तो आपका मैथ्स में ज्यादा स्कोर बढ़ता है, लेकिन इंग्लिश में आपको उतना स्कोर बढ़ नहीं पाएगा, ठीक। इसीलिए प्रायोरिटी ज्यादा आपको मैथ्स को देनी है। मैथ्स आप अगर बहुत अच्छा है तो फिर इंग्लिश को आप दीजिए प्रायोरिटी, ठीक है, कि इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना है फिलहाल। फिर जब अंतिम के 15-20 दिन बचेंगे तो फिर आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, या मैथ्स को आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं पूरा। लेकिन ऑल इन ऑल ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मैथ्स की तरफ रखनी है, इंग्लिश की तरफ उतना ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि एसएससी का खुद ये माइंडसेट है कि मैथ्स पे वो हमेशा से थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत मतलब बेकार लेवल के आ रहे हैं पिछले कुछ साल में, ठीक है। तो मतलब जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत खराब है, वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले रहा है इंग्लिश में आजकल, 35+ लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। और अगर उससे कम अगर आपका स्कोर आ रहा है मॉक्स वगैरह में, तो मतलब कि वो मॉक जो है वो आपके एसएससी के लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए जो लेटेस्ट हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, 25-30 मार्क्स से वहाँ पे आ रहे थे लेकिन वो काफ़ी टफ था, अब यहाँ पे 35-40 है, तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। तो जो आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने पे, कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कैसे हो, ठीक है। तो वो आपके हर एक बॉडी लैंग्वेज, हर एक रूटीन और हर एक बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए, ठीक है, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसे काम करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। तो बस इतना ही था दोस्तों। इंग्लिश में कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अगर 2-3 लाइन में बताऊं कि जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है वो लोग क्या करें, तो उनके लिए सिंपल सा सजेशन है कि एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आपको करना है तो एसपी बख्शी आप ग्रामर के लिए उठा सकते हैं, उसमें वोकैब उस बुक का पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ चैप्टर्स जो आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा नहीं है, कुछ चैप्टर्स पढ़िएगा, सारे चैप्टर्स मत पढ़िएगा, वो एसएससी के लिए डिजाइन वो बुक नहीं है, वो आपका फ्यूटाइल एफर्ट हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप मैथ्स पे वो टाइम दें, ठीक है। तो ये, उसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग वो अपना आपका एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं। एक तो आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन न्यूज़पेपर में यह होता है कि जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं समझ में आती उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है न्यूज़पेपर में, खासतौर से द हिंदू वगैरह के एडिटोरियल्स लोग पढ़ते हैं, मुश्किल होती है वो, ठीक है। तो ये अगर आपने कर लिया तो फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो चरम पे होता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ आपको टियर 3 में हेल्प करती है, ये बहुत बड़ा एड हो जाता है। 8 से 10 नंबर का आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर वहाँ से आप कुछ पंची लाइंस आपने उठा लिया, कुछ आपने डेटा अपने वहाँ से उठा लिया जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके पेपर में, आपको ऐसा लगता है। कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपको लगता है कि ये एग्जामिनर अगर देखेगा तो मतलब उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा मार्क्स देगा। कोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, लोग कुछ प्रोवर्ब्स या फिर कुछ फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा किए गए कोट्स, वो सब आप वहाँ से कर सकते हैं, तो वो आपको टियर 3 में भी हेल्प करता है।
तो बस इतना था दोस्तों इस वीडियो में। बाकी सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन जो है ना वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है और हमारे प्रिपरेशन के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है। तो जितना आप कर सकें उतना ही करिए, ठीक है, लेकिन ईमानदारी के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि आज बहुत पढ़े लेकिन कल पूरा दिन सोते निकल गया, परसों पूरा दिन दोस्तों के साथ निकल गया, ऐसा नहीं। एक फिक्स रूटीन के साथ एफर्ट अगर आप करेंगे तो एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। मे बी आपका ड्रीम पोस्ट है वो ना ले पाए, लेकिन जॉब लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं खासतौर से इंग्लिश के लिए, तो रानी मैम, अमन वशिष्ठ सर, ये सब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा, एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए भी और सीजीएल 2021 टीयर 1 के लिए भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं उनके बैचेस मिनिमम फीस पे, और बहुत सारे और A to Z एक्सेस आपको मिलता है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सबके लिए आप एक साथ चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप, तमाम तरह की बेनिफिट्स वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो बस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कोड है WEESHAL विशाल, इसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा बहुत जल्द। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।